वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म की जो परीक्षाएं होती हैं कॉलेजेस में उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं, तो आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल मिले मतलब होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण 5 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो और चाहे वो आपकी मिड टर्म की परीक्षा हो। सेमेस्टर यानी कि 6 महीने बाद वाली परीक्षा, जो ओरिजिनल परीक्षा जिसको आप बोल सकते हो एक प्रकार से, जिसको जैसे पहले सालाना होता था, छमाही होता था, ठीक उसी प्रकार से। तो एक प्रकार से ये छमाही में भी तिमाही की परीक्षा होती है, एक जो कॉलेज में होती है आपके, ठीक है, जिससे आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से नंबर आपको मिलता है। यानी कि एक प्रकार से आपके कॉलेज में परीक्षा होती है, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं के समक्ष आपकी परीक्षा होती है ये मिड टर्म की। तो उसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए, और वो किन टॉपिक से आते हैं तो इन्हीं 5 टॉपिक से आएंगे। ये मैं एक प्रकार से जो है अपने अनुभव के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ निश्चित तौर पर, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिड टर्म में ऐसे जो है पिछले वर्ष भी देखे गए हैं प्रश्न इन्हीं टॉपिक से ही केवल। तो इसीलिए एक प्रकार से ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अनुभव के द्वारा या पिछले वर्ष पूछे गए हैं उसके हिसाब से, और या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चूंकि पता हो जाता है जब 4-5 साल से आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो बस इन्हीं टॉपिक से आने वाले इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा, जिनमें से 2 टॉपिक पर ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखी है, आप लोगों ने देखा होगा। 2 चैप्टर ऑलरेडी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के, ठीक है, पढ़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। वो जियोग्राफी का, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा कर दी हर एक पहलू के बारे में, एक बार आप अवश्य देखिएगा उसको। भौतिक भूगोल, सबसे पहले तो भौतिक भूगोल के बारे में हमको उसके भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति और विषय क्षेत्र, इन चारों चीज़ों को जान लेना है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए मैंने जो है शुरुआत में हर एक चीज़ को समझाया था कि जो है इराटास्थनीज सबसे पहले क्या दिया था, जियोग्राफिया शब्द दिया था, भूगोल उसी से बना हुआ है। इस प्रकार से भूगोल का जनक उनको कहा जाता था। स्ट्रैबो जो हैं ये भूगोलवेत्ता हैं, इतिहासकार भी हैं। इन्होंने कहा था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, फूल, फल, पौधे, इन सभी को देखी जाने वाली जो तमाम प्रकार की प्रत्येक वस्तुएं होती हैं, इन्हीं वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो विषय वस्तु जियोग्राफी कहलाती है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने जियोग्राफी की परिभाषा दी थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ विद्वानों ने जो है भौतिक भूगोल की परिभाषा दी, उसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा। तो भौतिक भूगोल जो है एक शाखा है भूगोल की, एक मानव भूगोल शाखा है। तो भौतिक भूगोल में खास करके आप देखिएगा क्या होता है, भौतिक भूगोल में जो प्राकृतिक भूगोल होता है उसी के रूप में अध्ययन किया जाता है इसका खास करके। और आप देखते होंगे कि एक बृहद क्षेत्र में भौतिक भूगोल के एक बृहद क्षेत्र को कब्जाए हुए हैं कहीं ना कहीं पे भौतिक भूगोल, यानी फिजिकल जियोग्राफी जिसको कहते हैं, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी की परिभाषा देते हुए आर्थर होम्स महोदय कहते हैं कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों का, सागरों का, महासागरों का, अब महासागरों का अध्ययन समुद्र विज्ञान भी होता, तो वो सब समाहित कर लेते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सब इसी के अंतर्गत होता है। तो वायु हो गया, धरातलीय उच्चावच हो गया, इन सभी का अध्ययन जो होता है आर्थर होम्स ने बताया कि हम भौतिक भूगोल में करते हैं। वैसे आर्थर होम्स की परिभाषा के अनुसार भौतिक भूगोल में पर्यावरण के 3 तत्वों का, स्थल, जल और वायु, इन तीनों का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से भौतिक भूगोल की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अथवा एवं समन्वय, मतलब कि जो भूविज्ञान है उसका अध्ययन होता है और समन्वय होता है, जो कि मानव पर्यावरण पर समान रूप से क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। अब पूरी परिभाषा अर्थ सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी, आप वीडियो खोल करके देखिएगा, उसमें हमने समझा रखा है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा, एक होता है जैवमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अच्छा, चूंकि जैवमंडल में आप देखिएगा कुछ जीव स्थल में भी निवास करते हैं, कुछ वायु में भी और कुछ जल में भी निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है भौतिक भूगोल। तो ये भौतिक भूगोल की प्रकृति और इसका अध्ययन हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर आप समझिएगा तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र बड़ा लंबा है। पृथ्वी की ग्रहीय संबंध भी इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे पृथ्वी का खास करके घूर्णन हुआ, परिक्रमण हुआ, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति और अन्य ग्रहों से पृथ्वी का संबंध, गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी की गतियाँ का तमाम सारी जो हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा स्थल मंडल में आपको पता होगा जैसे कि अंतर्जात बहिर्जात बल हो गया, संरचना, प्रक्रम, अवस्था, भूगर्भ की संरचना
संरचना कैसी, भूवैज्ञानिक इतिहास, इन तमाम प्रकार के चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जलमंडल में आप देखते हैं ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, जल की संरचना कैसी है, जल संचरण कैसे होता, घनत्व, लवणता, तापमान जल की, ये सब हम पता लगा लेते हैं। वायुमंडल में हम अध्ययन करते हैं जैसे कि वायु की विभिन्न परतें हैं, आर्द्रता क्या होती है, वायु राशियाँ, विक्षोभ क्या है, विश्व की जलवायु, ऊंचाई, तापमान, ये सब वायु मंडल की संरचना कैसी है, वायु दाब, हवाएं कैसे चलती हैं, बारिश कैसे होती है, ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जीवमंडल आप सभी को पता होगा कि जैसे कि जो है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, वितरण कैसे है, आवास कहाँ कहाँ पर कौन से जीव रहते हैं, जीवन चक्र किस प्रकार से, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत चर्चा करते हैं। वैसे भौतिक भूगोल का अन्य भूविज्ञानों के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा, तो कुल मिलाकर के इसकी प्रकृति विषय क्षेत्र सबको हमने ऑलरेडी समझ रखा है। प्रकृति वैज्ञानिक है भौतिक भूगोल की, उसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने समझ रखा चैप्टर 1 में, तो आप इस जो है चैप्टर 1 वाली वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें हमने सौरमंडल के बारे में चर्चा कर ली। सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं पृथ्वी को लेकर के, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। सूर्य के बारे में भी चर्चा करी थी उसमें, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से हमारे चारों तरफ जो हमको दिखाई पड़ता है पूरा का पूरा, वह जो है सौरमंडल हुआ, या हमको जो अंतरिक्ष या सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, ब्रह्मांड, इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी थी। हमने जो है नक्षत्रों के बारे में बताया था, और हमने खास करके आपको पता होगा ग्रहों के बारे में, 9 ग्रह हैं, आपको पता होगा 9 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ठीक है, जिनमें आप देखिएगा जो है प्लूटो 9वां ग्रह था, इसको हम मतलब ख़त्म कर दिया गया, मतलब ये जो है ग्रह की श्रेणी में अब नहीं रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ये आंतरिक ग्रह में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध आते हैं, बाह्य ग्रह में जो है बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण हो जाते हैं। इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी थी, बुध, शुक्र, वेनस, मतलब सभी के बारे में हमने बता दिया था कि ये सब क्या चीज़ें होती। चैप्टर 2 में ऑलरेडी आप देख लीजिएगा, हर एक चीज़ के बारे में हमने चर्चा करी थी। उपग्रह क्या होते, सैटेलाइट, इनके बारे में बताया। पुच्छल तारे, धूमकेतु क्या होते हैं, सब 9 ग्रह, मतलब कि ग्रह के बीच बीच में पाए जाते हैं। अवान्तर ग्रह, उल्का पिंड, नक्षत्र, ये सब के बारे में, नक्षत्रों के बारे में आपको बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, जो है पुष्य, मेघा, अश्लेषा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, ठीक है, और पूर्वी हस्त होता है, एक चित्रा, एक आषाढ़ होता है, एक श्रवण है, एक धनिष्ठा है, सद्भिखा है, पूर्व भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है, रेवती, फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये 27 नक्षत्र होते हैं। इसके अलावा एक नक्षत्र और होता है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अभिजित नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, सबसे ज़बरदस्त मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा 12 राशियाँ होती हैं, जैसे हर व्यक्ति की आपकी एक राशि होगी, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें मेष राशि, मिथुन राशि, वृष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। मेरी खास करके अगर बात करूँ, मेरी राशि मीन राशि पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये राशियों के, तो राशि और इन सब में अपना एक संबंध होता है। अच्छा, हमने बताया था कि चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे, तो उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति बताएंगे, और उसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी और सौरमंडल। चूंकि आप देखिएगा सौरमंडल का एक ग्रह है कौन, पृथ्वी, और सौरमंडल किस में है, ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड बड़ा एक प्रकार से है, सौरमंडल उसमें समाहित है, और यानी ब्रह्मांड का एक इकाई आप सौरमंडल को मान सकते हैं, और सौरमंडल की एक इकाई आप पृथ्वी को मान सकते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार से। तो चूंकि जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, चाहे सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत, चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, चूंकि हमको पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ना है खास करके, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के पढ़ते समय हमको सौरमंडल, चूंकि जिस नियम से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उसी नियम से सौरमंडल की उत्पत्ति, और उसी नियम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी मानी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत या सौरमंडल या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में 3 तरीके की परिकल्पनाएं हमारे समक्ष आती हैं। पहली, जो विद्वान एक तारक परिकल्पना सिद्धांत करते हैं, यानी एक तारक परिकल्पना, एक होती है द्वय तारक परिकल्पना, एक होती है अन्य जो आधुनिक परिकल्पनाएं हुए, एक होती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या इस सौरमंडल की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, कुछ मानते हैं कि 2 तारों से हुई है, और कुछ अलग तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो एक तारकों में जिनका नाम आता है कास्ते द बफन का नाम आता है, कांट की वाव्य राशि परिकल्पना जो है एक तारक परिकल्पना है, लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है वो भी एक तारक परिकल्पना है, रोसे की जो परिकल्पना है वो भी एक तारक परिकल्पना है, लाकियर की जो उल्का परिकल्पना ये भी एक तारक परिकल्पना है। जो दूसरी परिकल्पना होती पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित, वो है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, वो 2 तारक परिकल्पना, 2 तारों के बीच से उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा जीन्स और जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना, ये भी 2 तारक परिकल्पना है। रसेल की 2 तारक परिकल्पना, इनका नाम ही 2 तारक परिकल्पना रसेल की। तो ये 3 परिकल्पनाएं आपको 2 तारक में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा
जो है अन्य आधुनिक परिकल्पनाओं में आप देखते हैं जैसे कि होयल और लिटिलटन की 9 तारा परिकल्पना एक आती है। इसके अलावा हाफबेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, और इसके अलावा वोन विस्भेर का जो परिकल्पना सिद्धांत है वो, ऑटो स्मिट की परिकल्पना हो गई, रॉन्जन की जो यानी कि रासजन जिसको कहते हैं, रांजन कहते हैं, आवर्त ज्वारीय परिकल्पना उनकी है, और बनर्जी की सीफीड परिकल्पना, ये सब जो है आधुनिक परिकल्पनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा बहुत सारे विद्वान धीरे धीरे करके, चूंकि ब्रह्मांड में संपूर्ण सौरमंडल एक व्यवस्थित इकाई या घटक होता है, पृथ्वी भी सौरमंडल की जो है एक प्रकार से चीज़ें हैं, तो जब भी हम इन्हीं चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो सभी की उत्पत्ति एक ही से होती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत जिसको आप कहते हैं, इस वर्ग में सभी सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं जिनके अनुसार सौरमंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति मात्र एक तारे से यानी सूर्य से हुई है। ऐसी विचारधारा का सिद्धांत में बफन, कांट, लाप्लास, लाकियर, हार्सेल और रोसे ये सब शामिल हैं। द्वैतारक परिकल्पना द्वैतवादी सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक से अधिक अर्थात 2 तारों से हुई है। और ऐसे सिद्धांतों में आप देखिएगा जैसे चेम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जीन्स, जेफ्रे रसेल, इन सभी का नाम आता है। आधुनिक सिद्धांतों में तो तमाम सारे नाम आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कुल मिलाकर के अब इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम एक करके चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। तो आप अगर आपके पास पुस्तक है तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, इन सभी सिद्धांतों को, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और अगर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बस ये बताना था कि हाँ क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। इसके अलावा आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तीसरा चैप्टर आपका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना? क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कई सारे साधन हैं। जैसे एक तो घनत्व पर आधारित प्रमाण हमको मिलते हैं, अप्राकृतिक साधन एक है और एक होता है प्राकृतिक साधन। तो जो अप्राकृतिक साधन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर प्राकृतिक या प्रत्यक्ष प्रमाणों से हम जो है देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और एक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत या प्रमाण जो हमको मिले हैं उससे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसको जानते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अप्राकृतिक साधन है, यानी कि जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जैसे घनत्व पर आधारित है कि ताप, दाब, घनत्व। ठीक है, तो यानी कि घनत्व जो होता है पृथ्वी का कितना है, उस घनत्व यानी अगर हम पृथ्वी की डेंसिटी निकाल लें, घनत्व निकाल लें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या छुपा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि इस तरीके से नहीं, हम रूस के कोला नामक क्षेत्र में क्या हुआ कि विद्वानों ने खुदाई करना प्रारंभ किया, और जब खुदाई करना प्रारंभ किया तो 12 किलोमीटर तक उन लोगों ने खोदा, वैज्ञानिकों ने। लेकिन उसके बाद में फिर खुदाई नहीं हो पाई, चूंकि वो एक प्रकार से जो तत्व से जिससे खुदाई हो रही थी जिस यंत्र से, वो यंत्र ही पिघल जा रहा था, उतने तापमान अंदर ज़्यादा था। तो इसी प्रकार से घनत्व क्या है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह का अधिकांश भाग जो है परतदार है, चट्टानों से निर्मित है, और गहराई आप देखिएगा लगभग 500 से 1500 मीटर। आप देखेंगे जब खुदाई करेंगे तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से एक परतदार मिलेगी चीज़ें। तो इस प्रकार से घनत्व के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कितना घनत्व कहाँ पर है, उसके हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लग सकती है घनत्व के हिसाब से। और दूसरा होता है दबाव के हिसाब से। ठीक है, यानी दबाव कितना है तो एक प्रकार से दाब के हिसाब से, और तीसरा है तापमान के हिसाब से। तो तापमान यानी दाब, ताप और घनत्व, ये 3 होते हैं आपके, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण। तो ये 4 तरीके से हम अप्राकृतिक साधन हैं जिनके माध्यम से पता लगाते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके अलावा प्राकृतिक या प्रत्यक्ष प्रमाण में आप देखते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से ज्वालामुखी निकलती तो पृथ्वी के अंदर से निकलती है। तो हमको ये पता चला कि हाँ भाई अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में ये जो है लावा, मैग्मा, ये चीज़ें पाई जा रही है, लावा वगैरह। तो ये खास करके पृथ्वी के अंदर ही है ना, चूंकि इससे पता लगता है ज्वालामुखी उद्गार से कि लावा की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, गैस क्या क्या है और कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं उससे, ये सब हम पता लगा लेते हैं। पृथ्वी की लगभग 50 से 150 किलोमीटर की गहराई के मध्य में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूतल के दबाव का घटता बढ़ता असर जो है वहाँ की चट्टानों की दशा एवं स्वभाव पर प्रभाव डालता है, और वहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं, और वो क्या करती हैं धीरे धीरे करके क्या होता है ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती हैं। ठीक, कुल मिलाकर के जो मैग्मा होता है, लावा, गैस, वाष्प और अन्य पदार्थ मिल करके ये मैग्मा का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके अलावा भूकंपीय जो तरंगे होती हैं इसके हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ
कहाँ पर जो है क्या है, एक प्रकार से कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर गैस है, कहाँ पर द्रव है, ये सब भूकंपीय तरंगों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, ये सब कहाँ से, धरातली तरंगे कहाँ से आती, कहाँ से जाती, तो इसके हिसाब से पता लगा सकते हैं। एक वीडियो मेरी पड़ी होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली, आप सर्च कर लीजिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना बाई शुक्ला सर या शुक्ला स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगी, आप आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से समझाया है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित जो है कुछ उत्पत्ति के, जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है, इसके द्वारा हमको पता लगता है कि हाँ भाई क्या होता है। तो जो विद्वानों ने जैसे कि सिद्धांत दिए हैं, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि हाँ भाई पृथ्वी की उत्पत्ति अगर ऐसे हुई, तो यानी कि अगर मानते हैं ग्रहणों से हुई है या किसी से हुई, तो उसके हिसाब से बता देते हैं कि हाँ भाई उसके अंदर की चीज़ें वो होंगी। लेकिन क्या हुआ कि जो है कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे कि आपको नाम होगा गुटेनबर्ग हो गए, या एक प्रकार से आप रसेल हो गए, और भी तमाम प्रकार के लोग आते गए। उन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास किया। और जो है इसके अलावा आप देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप सभी को पता होगा कि जो एक क्रस्ट, मेंटल, और एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक और आता क्रोड, ये चीज़ें जो है कोर या केंद्रीय भाग जो है इसको भी बांटा गया है। आपको पता होगा सियाल, सीमा, निफी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसे आप बनाते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि जो है मैं पृथ्वी बना दे रहा हूँ, जैसे कि ये, ठीक, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है, 3 भागों में इसको हम बांट देते हैं, ठीक है। ये कोर हो गया, क्रोड हो गया, फिर मेंटल हो गया, ठीक, इस प्रकार से आप बांट सकते हो, ठीक है। क्रस्ट हो गया आपका, ये मेंटल हो गया, और ये आपका जो है कोर हो गया, यानी क्रोड हो गया, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये आपका बट गया। अब इसमें ये ऊपर वाला जो है सियाल है, सियाल माने होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल, CSI और AL, यानी सिलिकन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो मिड वाला भाग है, ये जो है किससे बना है, सीमा से, यानी कि SI और यमे, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। सियाल, सीमा, और फिर निफे, निफे माने होता है NE या फी, यन से, यानी से होगा निकल, और ये फी से होगा फेरस, तो यानी कि ये लोहे से बना है, कि ये ज़्यादा पाक पार्ट क्या है, ये घना है। तो इस प्रकार से दबाव के हिसाब से भी पता लगा सकते थे, और ये रासायनिक विधि के द्वारा पता लगाया लोगों ने। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी कर लेनी है, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ मात्रा में बता ही दिया। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है भूकंप और ज्वालामुखी का, भूकंप और ज्वालामुखी आपको पढ़ना पड़ेगा। भूकंप और ज्वालामुखी की अगर मैं बात करूं, तो भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, इसके बारे में आपको, ज्वालामुखीयता की क्रिया और भूकंप के बारे में आपको जानना पड़ेगा। भूकंप वगैरह के कई सारे चीज़ें होती हैं, जिसके कारण से आपको पता होगा भू संतुलन में ही आप देख सकते हो सारी चीज़ों को, भू संतुलन को भी पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के भूकंप जो होता है, खासकर कर जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, उसकी उत्पत्ति की प्राचीन विचारधारा एक रही है। प्राचीन लोग मानते हैं कि दैवीय जो है शक्ति के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। चूँकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर स्थित है, और वह जानवर जब अपने सींग को हिलाता है तो पृथ्वी हिलने लगती है। भारतीय मान्यताओं में भी ये बात है कि पृथ्वी जो है किस पर टिकी हुई, शेषनाग के फण पर रखी है, और गाय के खुर पर, मतलब उसके सींग पर रखी है। पृथ्वी भैंस के सींग पर टिकी हुई है। कौन कौन मानते हैं भाई, टर्की के लोग, कालीमंटन के लोग, बुल्गारिया के लोग मानते हैं कि पृथ्वी जो है भैंस के सींग पर टिकी हुई है। उत्तरी अमेरिका वाले मानते हैं कि ये कछुए पर टिकी हुई, कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। और ईरान के कुछ लोग मानते हैं कि केकड़े पर टिकी हुई है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि मेढक पर टिकी हुई है। सुलावेसी के लोग मानते हैं कि सुअर पर पृथ्वी टिकी हुई है। और पृथ्वी, भारत में पृथ्वी को शेषनाग पर टिका हुआ बताया जाता है, और इनके हिलने से पृथ्वी में कंपन होता, ऐसा बताते हैं भूकंप के बारे में, जो प्राचीन एक प्रकार से विचारधारा है। उसके बाद में आधुनिक और वैज्ञानिक विचारधाराएं आई, उनमें बताया गया कि हाँ भाई कई कारण हैं। तो ज्वालामुखी के कारण से, जब ज्वालामुखीता की क्रिया होती है, उसके द्वारा पृथ्वी कंपित होती है। और एक होता है कि भूगर्भ में जब ऊंचा तापमान हो जाता है, जलवाष्प एवं गैसें की क्रियाशील होती, वहाँ पर गैसें इधर उधर भगने लगती है, तो कहीं ना कहीं पे कि देखिए ऊपर निकलने का प्रयास करती हैं। फिर उससे क्या होता है, थोड़ा सा भूकंप होने की संभावना बनी रहती है। भ्रंश और संपीड़न क्रिया के कारण से होता है भूकंप, ठीक है। जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं आपने बांध बना दिया, कहीं पर प्रेशर पड़ा, ऊपर जल का दबाव पड़ा पृथ्वी पर, पृथ्वी की दरारें थोड़ा सा चिटकी नीचे से, और गर्म मतलब चीज़ें आई, तो क्या होता है, इससे भी भूकंप आने की संभावना। बांध के एरिया में, पर्वतों पहाड़ों के एरिया में भूकंप आने की संभावना। भू संतुलन की अवस्था अगर मतलब कि अव्यवस्था हो जाती है, अच्छे तरीके से भूमि का संतुलन नहीं बन पाता है, तो भी भूकंप, यानी कि एक टुकड़ा दूसरे से टकराता तो भी भूकंप आता है। इस प्रकार से जलीय भार के कारण से होता है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन के सिद्धांत के कारण से होता है, कई प्रकार के भूकंप आते हैं।
भूकंप एक तो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न एक भूकंप होते हैं, एक प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, यानी दो कारणों से भूकंप आते हैं। आप चर्चा कर लेंगे भूकंप के बारे में विस्तार से। इसके अलावा जो आपका ज्वालामुखी चैप्टर है इसके बारे में भी एक दिन हम चर्चा कर लेंगे। ज्वालामुखी जो होता है आपका, ये खास करके आप देखते होंगे जिसको आप वो वॉल्केनिक बोलते हैं, वॉल्केनिज्म, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो होता है आप देखते हैं कि द्रवित बेसाल्ट जो होता है अंदर फैला रहता है पृथ्वी के अंदर। फिर क्या होता है कि ठोस बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ होती हैं उन्हीं गैसों के कारण से, फिर ऊपर आती हैं। ऊपर आने के बाद में क्या होता है, लावा का निक्षेप होता है, खूब बड़ी मात्रा में विस्फोट होता है। इसी विस्फोट के कारण से क्या होता है, जो है भ्रंश और दरारें पड़ जाती हैं। और आप देखते हैं दक्षिण भारत में जो काली मिट्टी है ज्वालामुखीता के कारण से हुई है। कुल मिलाकर के ज्वालामुखी एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र अथवा खुला हुआ भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के जो है अत्यंतम तप्त भूगर्भ से, जैसे गैस हो गया, जल हो गया, तरल लावा हो गया, ये सब क्या होते हैं पृथ्वी के उस छिद्र से, जिसको हम क्रेटर या फिर जो है जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। तो उससे उसी मुंह से निकलता है, विस्फोट होता है बाकायदा से। तो एक क्रिया होती है, तो ज्वालामुखीयता क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी एक छिद्र होता है लेकिन ज्वालामुखीयता एक क्रिया होती है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखीयता एक क्रिया होती है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ज्वालामुखी उद्गार के कई सारे कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भूगर्भ में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण से क्या होता है कि वहाँ से गैसें ऊपर उठने की ओर भागती हैं, फिर जिससे क्या होता है कि ऊपर उठती हैं, फिर वही बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, और मान लेते हैं उनका मार्ग थोड़ा सा जो है सस्ता पड़ा या कम, जो है एक प्रकार से ठोस गैसें, मतलब जो है चट्टानें मिली उनके रास्ते में, तो अदर अदर करके इधर उधर से निकलती गई और ज्वालामुखी निकल गई। अच्छा, ज्वालामुखी जबकि मैग्मा जब नीचे से निकलता है, बाहर आने का प्रयास करता है, तो उस बीच में कई मार्ग बदलते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो वो होता है, जो ज्वालामुखी आ रही होती है लेकिन ऊपर तक नहीं आ पाती है, रास्ते में ही चूंकि उनका उतना प्रेशर नहीं हो पाता है, तो वो अंदर ही अंदर एक प्रकार से दूसरा रूप धारण कर लेती हैं। तो एक प्रकार से ज्वालामुखी कारण से तमाम सारी जो है आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक। इस प्रकार से ज्वालामुखी कई सारे कारणों से होती है। गैसों व जलवाष्प की उत्पत्ति के कारण से होती है, लावा और उद्गार, मतलब कि लावा के उद्गार से होती है। तो कई प्रकार के कारण होते हैं, ठीक। और कई सारे कारण हैं। ज्वालामुखी अगर बात की, कई प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक तो जागृत ज्वालामुखी होता है जो हमेशा जागता रहता है, यानी कि हमेशा निकलता ही रहता है। अभी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो कि हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि एक ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है ये खास करके लिपारी द्वीप पर है। इससे आप देखिएगा हमेशा से लावा निकलता है, बहुत ज़्यादा उजाला किए हुए था, भूमध्य सागर में स्थित है। तो भूमध्य सागर का इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जागृत ज्वालामुखी है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से जागृत ज्वालामुखी हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी एक होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी में आपको पता होगा कि रह रह करके निकलता है लावा, कुछ दिन शांत है फिर कुछ दिन निकला, इस प्रकार से होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी तो आपको पता ही होगा। सुषुप्त ज्वालामुखी से जो है क्राकाटाओ प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है, विसुबियस हो गया, ठीक है। ये सब ज्वालामुखी के ऐसे उदाहरण हैं। अनेक बार जागृत हो सके हैं, फिर भी आप देखिएगा 1929 के बाद से अभी तक कोई इसमें उद्गार नहीं हुआ है, जो सुषुप्त है, यानी कभी भी हो सकता है इसमें। इसके अलावा शांत ज्वालामुखी होता है, शांत या मृत ज्वालामुखी जिसको कहते हैं आप, ठीक है। तो इसमें भी आप देखते हैं अफ्रीका में कैमरून हो गया, कीनिया में आप देखते हैं, किलिमंजारो में, कोह सुल्तान में, देवबंद में, यहाँ सब आप देखिएगा, यहाँ सब ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण आपको देखे जा सकते हैं जो कि शांत हैं, एकदम से मृत हो चुके हैं। इसके अलावा जो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं। कई सारे ज्वालामुखी के कारण होते हैं अलग अलग प्रकार से। ज्वालामुखी कभी कभी क्या होते हैं कि एक मतलब अलग अलग तरीके से निकलते हैं, अलग अलग पर्वत का निर्माण करते हैं ये लोग। तो चर्चा करेंगे हम किसी तरीके से। कोई गुंबद बनाते हैं, कोई हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, ठीक, कोई दरारीय उद्गार ज्वालामुखी हो रहा है, कोई शंकु का निर्माण, कोई पैठिक लावा शंकु बनाते हैं, कोई मिश्रित शंकु का निर्माण करते हैं, ठीक है। सिंडर शंकु कोई बनाता है, कोई क्रेटर झील का निर्माण कर देते हैं। क्रेटर झील जो होती है ये बड़े बड़े, यानी कालडेरा होता है बड़ा, यानी क्रेटर जो होता है जिस छिद्र से, क्रेटर वह छेद होता है जिस छेद से ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और ख़ास करके आप देखिए काल्डेरा जो होता है वो क्रेटर की अपेक्षा बड़ा होता है। किसके? क्रेटर की अपेक्षा क्या होता है, वो बड़ा होता है। यानी कि क्रेटर जब कई बार उसमें उद्गार हो जाता है तो वो बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो वो काल्डेरा होता है। तो काल्डेरा एक बड़ी झील होती है। क्रेटर एक प्रकार से उसी गड्ढे में पानी भर जाता है जब कभी कभी पानी बरसता है, तो इस प्रकार से।
और जो है खास करके ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कई सारी आकृतियों का निर्माण भी होता है, जैसे कि बैथोलिथ का निर्माण हो गया, लेकोलिथ बनती है, ठीक है, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, ये तमाम प्रकार की चीज़ों का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी पलंग, सिंडर ट्री, ठीक है, ये सब इन सभी का निर्माण होता है। ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। ओके। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ज्वालामुखी एक ज़बरदस्त चैप्टर है अपने आप में, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। ओके। और परिप्रशांत जो महासागरीय पेटी है, यहाँ पर आप देखिएगा इस ज्वालामुखी की जो पेटी है ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी जिसको आप जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, सीपी बेल्ट, सीपीबी जिसको कहते हैं, उसमें आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ज्वालामुखी होता है। एंडीज पर्वत की श्रृंखला से प्रारंभ होकर के मध्य अमेरिका, मैक्सिको, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका, आप देखते हैं अलास्का तक होती हुई जो है तमाम प्रकार के द्वीप समूह तक, यानी जो है एल्यूसियन द्वीप तक आप देखेंगे कि ये जाती रहती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसा अग्निवृत्त कहा जाता है, परिप्रशांत महासागर जो है, यानी प्रशांत महासागर का अग्निवृत्त कहा जाता है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन कहा जाता है इसको, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। बहुत ज्वालामुखी यहाँ पर होती है, खास करके विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी यहाँ पर आए हैं, इससे लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। 15 ज्वालामुखी तो यहाँ पर जो है 1500 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित है। इक्वेडर में स्थित जो कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है 5897 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और मध्य महासागरीय पेटी इसी प्रकार से है। इसके अलावा अटलांटिक महासागरीय पेटी है, बिखरे हुए ज्वालामुखी कुछ हैं अलग अलग स्थानों पर। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो होता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब ज्वालामुखी के बारे में चीज़ें थी जो इसको आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि भूसन्नतियों, प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ऐसे एक प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि जैसे कि जो है प्रशांत महासागरीय पेटी का उदाहरण से समझाइए, इसे आग की अंगूठी क्यों कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, फायर रिंग तो क्यों कहा जाता है। या इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा, ज्वालामुखी पर्वत एवं ज्वालामुखी क्रिया में क्या अंतर है, ज्वालामुखी क्रिया का ज्वालामुखी उद्गार से क्या संबंध है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा, ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा टाइम पाए तो। इसके अलावा भूसन्नति और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा संभावना है बनने की, आपकी उस एग्जाम में भी और इस एग्जाम में, मिड टर्म में भी और उसमें भी। वैसे भूसन्नतियों की अगर मैं बात करूँ तो भूसन्नति किसे कहते हैं, स्टीयर्स महोदय हैं, वो कहते हैं कि भूसन्नतियाँ लंबे व अपेक्षाकृत सकरे गर्त होते हैं, जिसमें निरंतर जमाव होने से धसाव होता जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम समझाऊं, ये मान लेते हैं एक प्रकार से ये धरातल है, ठीक है, ये धरातल है, और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्या है, ये समुद्र मान लेते हैं, समुद्र है, ठीक, यहाँ पर इसका समुद्र का नितल है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि नदियाँ, समुद्र इसी ऊपर से जो है नदी आ रही कोई बह करके, समुद्र में मिली नदी, अब डायरेक्ट ये नदियाँ जो है क्या करती है, बड़े बड़े जो है बहुत मलबे लेकर के इधर उधर से आती रहती है। नदियों का वेग ज़्यादा होता है, वो वेग से गिरती है जब समुद्र में, तो क्या करती है, गड्ढा बनाती हैं, और उसी गड्ढे में जो मलबा होता है अलग अलग स्थानों से नदियाँ ला करके उसी मलबे गड्ढे में गिराती है। इसके कारण से क्या होता है कि ये गड्ढा और गहरा होता जाता है, एक गर्त का निर्माण हो जाता है, और गर्त माने बहुत गहरा, एक सकरा पतरा सा गड्ढा हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर यानी कि इस साइड में और इस साइड में क्या होता है, प्रेशर पड़ने लगता है, यानी कि ये एक प्रकार से आप देखिएगा, ये देखिएगा, यानी कि जब भूसन्नतियाँ जो होती है इस प्रकार से, तो इसमें गड्ढे में जब खूब मामला भर जाता है, खूब मसला भर जाता है, जब इसमें खूब मसला भर गया, मतलब खूब क्या भर गया भाई, खूब जो है एक प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो मलबे हैं, वो सब जब भर गए जाएंगे इसमें, तो क्या होगा, ये एक प्रकार से इधर की ओर मोशन करेगा, और ये खास करके इधर की ओर मोशन करेगा। मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये इधर मोशन करेगा, ठीक है, ये इधर मोशन करेगा, तो क्या होगा, ये आपस में जाकर के धरातल आपस में टकराएंगे ऊपर जाकर के, और जब टकराएंगे फिर यही प्रक्रिया इधर भी चलती रहेगी, ये वाली, ठीक है, ये तो ये एक प्रकार से क्रिया करेगी। तो इधर का भाग इधर जाकर के ऐसे जब मिलेगा भाई, तो क्या होगा, जब ऐसे मिलेगा भाग, ये देखिए यहाँ से जब भाग क्या होगा, इस प्रकार से जब क्रिया करेगा दोनों, तो इधर आपस में जब टकराएंगे तो जो अंदर का मलबा होता है इस गहरे गड्ढे में भरा हुआ है, ये भी आपस में क्या होगा, ये भी संकीर्ण हो जाएगा, इधर भी चूंकि बल लग रहा है, तो क्या होगा, ये मलबा ऊपर की ओर भागेगा, और जब ये मलबा ऊपर की ओर भागेगा तो क्या होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। और यही होता है प्लेट विवर्तन की, कोबर का जो सिद्धांत है, भूसन्नति का सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, इसी के द्वारा इन्होंने पर्वतों का निर्माण बताया कि सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है,
पर्वतों का निर्माण जो होता है भूसंततियों के द्वारा होता है, चूंकि वलित पर्वतों का निर्माण जिसमें वलन होता है, वलन माने क्या होता है, ऐसे ऐसे जो पर्वत होते हैं ये इस प्रकार से, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, ये सब वलित पर्वत है। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको दिखाई पड़ेंगे बड़े बड़े, वो सब वलित पर्वत के उदाहरण है। तो ये कैसे बनते हैं, ये सब भूसंततियों के द्वारा, उसमें गड्ढे में भरता रहता है, मलबा भरता रहता है, फिर क्या होता है आपस में जब टकराव होता है खिंचाव बल के कारण से, उसके बाद में क्या होता है जब टकराते हैं तो बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होता है। इसी मलबे से क्या हो जाता है, बड़े बड़े चोटियां और घाटियों का निर्माण हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको कोबर का भूसंतति सिद्धांत मैं समझाऊंगा आगे चल करके, तो परेशान आपको नहीं होना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। प्लेट विवर्तन की क्या होता है, आर्थर होम्स भूसंतति पर विचार करते हैं, कोबर का भूसंतति सिद्धांत है। ठीक है, इन लोगों ने उस पर चर्चा करी है। कोबर ने अलग अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया है। संकुचन विचारधारा के आधार पर भूसंततियों के बारे में बताया, जो मैंने बल बताया वो सब 1923 में अपने विचार को प्रस्तुत किया कोबर महोदय ने। और इसके बाद में जो एक प्रकार से प्लेटें हैं बहुत सारी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत उसी को, तो कई सारी प्लेटें, जैसे कि 6 प्लेटें मुख्य रूप से हैं। एक तो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप एवं भारत को छोड़ करके समस्त एशिया जो है उसका जो महाद्वीपीय भूखंड है वो सब यूरेशियन प्लेट है। अफ्रीका प्लेट एक है, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका महाद्वीप एवं इसके चारों ओर की जो महासागरीय तली है ये सब इस प्लेट में आ जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जो तली है वो सब आ जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन में। आर्कटिक जो प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट, इसमें जो है मध्य महासागरीय कटक के जो दक्षिणी में से जो संपूर्ण क्षेत्र होता है वो सब आ जाता है। अमेरिकन प्लेट में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आ जाती है, पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र भी आ जाता है। इसके अलावा प्रशांत यानी पैसिफिक जो प्लेट है ये संपूर्ण प्रशांत महासागर को क्षेत्र के घेरे हुए है। और भी कई सारी प्लेटें हैं, लेकिन ये 6 मुख्य रूप से प्लेटें कही जाती है। तो ये प्लेटें आपस में क्या करती है, टकराती रहती है, इनमें गति होती रहती है। तो क्या होता है जब प्लेटें टकराती तो क्या होता है भाई, तो पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेटों के टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर है मान लेते हैं, ठीक है, और भारत यहाँ पर था। भारत जो एक प्रकार भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वही मेडागास्कर से टूट करके इधर आया था, मिला था, तो उससे क्या हुआ था, हिमालय पर्वत और भी बढ़ा था, तो इससे टकराया था। यानी कुछ पता नहीं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। ये विद्वानों ने बताया कि हाँ भाई क्या हुआ होगा कि वह निचला भारत आया होगा, जो है ऊपर से टकराया गड़ाम से, फिर क्या हुआ, खूब ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, वलित पर्वतों का निर्माण हो गया। एक तो भूसंततियों के द्वारा निर्माण बताया जाता है कोबर महोदय, और एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की जाए अगर, तो अलग अलग विद्वानों ने इसको दिया है। इस विचारधारा का विकास 1960 के दशक में हुआ। अनेक विद्वानों के द्वारा, जैसे अमेरिका और यूरोप में किए गए कार्यों के द्वारा पता चला। इसमें नाम आता है हेस का, हैरी हेस का, और इन्होंने 1960 में तमाम प्रकार के शोध किए। प्लेटों आप देखेंगे, प्लेटों के प्रवाहित होने से क्या होता है कि महाद्वीप और महासागरीय तली विस्थापित होती है। इसके कारण से क्या होता है, टकरान होता है। टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का उपयोग किया था, ठीक है, और मार्गन, मैकेंजी, ये सब विद्वानों ने पृथ्वी तल पर महाद्वीप और महासागरों के तल को बनाने वाले 6 प्लेटों के रूप गिनाए थे। उसमें यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट और परस्पर मतलब कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, इन सभी को बताया था। 14 और भी प्लेटों का विवरण दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा 6 बड़ी प्लेट है और 14 छोटी प्लेटें हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं प्लेटों के टकराव से क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो उन्हीं पर्वतों के निर्माण से क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक दिन समझा दूंगा विस्तार से इन चीज़ों के बारे में। हालांकि जब बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो विस्तार से आपको हर एक चीज़ों के बारे में समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ओके, तो ये सब इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा। मेरे हिसाब से भौतिक भूगोल का आपका इतना लगभग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी किसी किसी यूनिवर्सिटी में खंड मतलब कि पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो उनके लिए आप सभी लोग क्या पढ़ेंगे, आप सभी लोग इतना अगर पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चाहे पेपर 1 पेपर 2 होता है, अगर लास्ट में आप पढ़िएगा तो जैवमंडल वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैवमंडल में आपका आ जा सकता है पेपर 2 में खास करके। तो भौतिक भूगोल से ही आएगा, बस इतना जानिए कि बस इतने से आने वाला है। ये 4-5 चैप्टर जो मैंने बताए इनको तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लगभग कुछ मात्रा में तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है अभी, इसलिए हमने पूरा समझाने का प्रयास अगर मैं करता इसी पर तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने यहाँ पर बताने का प्रयास नहीं किया। बाकी मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको पता होगा, उसमें मैं विस्तार से हर एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको चैप्टर टू चैप्टर वीडियो मिलती रहे बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर ही सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। बोर्ड पर आपको पढ़ाने का प्रयास किया हमने, 2 चैप्टर हो चुके हैं आपके, आगे के चैप्टर जल्द ही आएंगे। ओके, और आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, आपके किस सब्जेक्ट के पेपर किस डेट को है, आप इसको बताने का प्रयास
करेंगे और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए उसको बताने का प्रयास करेंगे। आपकी मदद की जाएगी और आपके लिए मॉडल पेपर हमेशा हम देते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी हमने डाल रखा है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा मॉडल पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, मॉडल पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 वाला, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हर एक सिद्धांतों के बारे में हमने विस्तार से बता रखा है। तो आप एक बार उस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिखित टाइप का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव का दोनों देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, आप मिड टर्म की परीक्षा को उड़ा दोगे, एकदम से धुआं धुआं कर दोगे। बस आप मॉडल पेपर हमारा देख लीजिएगा जाकर के, उसमें हमने इतना चीज बता दी है। अगर आपको लगता है कि इन 5 चैप्टर से हमारा काम नहीं चलने वाला, वैसे काम चल जाएगा, लेकिन अगर इन 5 चैप्टर के बारे में अगर आपको जानना भी है, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में विधिवत तरीके से मैंने जानकारी दे रखी है। महासंग्राम वीडियो में भी मैंने बताया है। तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट 2022 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो जरूर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। 2022 की वीडियो से आप आसानी से, और 2022 में जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं उस क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को भी दिखा दिया किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार जरूर उसको देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।